अरे, इस दुनिया के अंदर अलग अलग किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जब आप उन पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उनकी शेप बदल जाती है। लेकिन वही फोर्स जब आप हटा देते हैं तो वो अपनी शेप को वापस हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, मैंने दो एग्जांपल्स बनाए हैं। ये समझ लें कि स्प्रिंग है। अगर आप एक स्प्रिंग को खींच लेते हैं, फोर्स लगाकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, क्या होता है? उसकी साइज में इजाफा हो जाता है, उसकी शेप बदल जाती है। किसी चीज की शेप में जो तब्दीली आती है उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। लेकिन जब आप उसी फोर्स को हटा देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी असल हालत में वापस नहीं आते। जो ऑब्जेक्ट वापस अपनी असल हालत में आ जाएं फोर्स के हटाने के बाद, उन ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडीज। क्या? लेकिन फर्ज करो मेरे पास एक शीशा है, मैं उसे फोर्स लगाकर तोड़ देता हूं, वो वापस अपनी असल शेप में नहीं आएगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम इलास्टिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये नॉन इलास्टिक है, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है। और इलास्टिक मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी का नाम, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को वापस हासिल कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। अब इस डेफिनेशन को पढ़ लें, क्या लिखा है? देयर आर सम मटीरियल ऑन विच व्हेन फोर्स इज अप्लाइड देयर शेप इज चेंज्ड। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जब उन पे फोर्स लगता है तो उनकी शेप बदल जाती है। उनकी शेप का बदलना कहलाता है डिफॉर्मेशन। बट व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड दे रीगेन देयर शेप। अगर फोर्स के हटाने के बाद वो अपनी शेप को दोबारा हासिल कर लें, वापस असल शेप में आ जाएं, दोज मटीरियल आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। उनको क्या नाम देंगे? इलास्टिक बॉडीज का। अगर वो शेप हासिल नहीं कर पाते तो नॉन इलास्टिक बॉडीज। देयर प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और ये इलास्टिक बॉडीज की बात कर रहा है। इलास्टिक बॉडीज की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो अपनी शेप को वापस पा लेंगे, वो कहलाती है इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस की डेफिनेशन को समझने से पहले इस एग्जांपल पर गौर करते हैं। फर्ज करें ये एक स्प्रिंग है जो मैंने किसी सपोर्ट के साथ लटकाया हुआ है। अब ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, मतलब यहाँ पर समझ लें इसका आखिरी किनारा जो सपोर्ट के साथ अटैच नहीं है वो इस पॉइंट ए पर मौजूद है। इसके साथ मैं कोई वजन बांध देता हूँ, ये स्प्रिंग नीचे की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है कि ये यही वाला स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया और यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद ये स्प्रिंग रेस्ट की हालत में आ गया, यानी रुक गया। अच्छा, जब भी कोई चीज़ रेस्ट की हालत में आ जाती है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। ये तो हमने पहले चैप्टर्स में सीखा हुआ है। जब भी कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके लिए हम एक कंडीशन जानते हैं, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ पर बज़ाहिर जो हमें इस पर लगने वाले फोर्सेस नज़र आ रहे हैं वो तो एक ही है। कौन सा है? वो जस्ट ये वाला फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि नीचे लग रहा है। इस फोर्स को जो हमें नजर आ रहा है, यानी अपीयरेंट फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर वाला फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर वाला फोर्स। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है, अगर ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम की स्टेट में है तो इसे बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगा। इसका मतलब एक फोर्स ऐसा भी है जो कि ये स्प्रिंग लगा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स।
क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स। यही जो रीस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स है ना, इसी फोर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेस का। लेकिन ये सारे का सारा रीस्टोरिंग फोर्स या सारे का सारा इंटरनल फोर्स स्ट्रेस नहीं है, बल्कि स्ट्रेस वो रीस्टोरिंग फोर्स है जो एक यूनिट एरिया से निकल रहा है। वो किस तरह, वो मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। पहले डेफिनेशन पढ़ लें। दी इंटरनल फोर्स, देखें यहां से क्लियर हो रहा है कि स्ट्रेस का ताल्लुक एक्सटर्नल फोर्स से नहीं है, किससे है, इंटरनल फोर्स है, जो बॉडी लगा रही, जो रिस्टोरिंग फोर्स है। अराइजिंग फ्रॉम डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। ये इंटरनल फोर्स कब होगा, जब आप एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेंगे, उसकी शक्ल को चेंज करेंगे। अगर मैं ये फोर्स हटा दूं, ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा ना, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स भी खत्म हो जाएगा, इंटरनल फोर्स भी खत्म हो जाएगा। अब इस पे नेट फोर्स लग रहा है 0। समझ में आई बात। ये इंटरनल फोर्स कब पैदा होगा, जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफॉर्मेशन पैदा करेंगे और वो फोर्स उसके एक यूनिट एरिया पर अमल कर रहा हो, वो फोर्स उसके एक यूनिट एरिया पर अमल कर रहा हो, उस फोर्स को हम नाम देते हैं किसका, स्ट्रेस का। आइडिया समझ में आया। ऐसे समझें। अब इसको थोड़ा सा देखें। फर्ज करें ये जो स्प्रिंग है, ये टोटल है, इसकी लेंथ है 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। और हमने इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, समझें वो है 10 न्यूटन। बल्कि इसको लेंथ कहने के बजाय मैं ये कहता हूं कि इसका जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है। हमने इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो कितना है, 10 न्यूटन। तो बताएं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है तो इंटरनल फोर्स कितना होगा। जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है एग्जैक्टली उतना ही इंटरनल फोर्स होगा, तभी तो ये वाली कंडीशन पूरी होगी ना, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई। ये इंटरनल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एरिया प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मीटर स्क्वायर। तो बताएं इसका एक यूनिट एरिया कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर एरिया से। तो इसका 1 मीटर एरिया जो होगा वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, 5 न्यूटन। वो जो 5 न्यूटन फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाला फोर्स कहलाएगा स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस मालूम करने की जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखेंगे आप, स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द बॉडी। जो टोटल इंटरनल फोर्स हो उसको डिवाइड कर दो टोटल एरिया के साथ। अगर सिंबल्स में लिखें तो स्ट्रेस का सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं, ये वाला सिंबल कहलाता है सिग्मा। ये सिंबल क्या कहलाता है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल इंटरनल फोर्स, फोर्स कोई भी हो एफ से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, देखें फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट बन जाता है वो क्या बन जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइडिया समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं है। देखें अगर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसके हिसाब से हम स्ट्रेस अगर फाइंड करें, टोटल इंटरनल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर। इसे कैंसल आउट कर दें, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनता है। ये जो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है
ये वो वाला इंटरनल फोर्स है जो कि एक यूनिट एरिया लगा रहा है, और उसी इंटरनल फोर्स को हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। इलास्टिसिटी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट हम डिफाइन करने जा रहे हैं, स्ट्रेन क्या है। किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। अब देखें, डिफॉर्मेशन तो समझ में आ गया। डिफॉर्मेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जो साइज के अंदर चेंज आती है, चाहे वो साइज आप लेंथ में लें, चाहे वो एरिया में लें, चाहे वो वॉल्यूम लें, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज के अंदर जो चेंजिंग आती है, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, उसको तो हम कहेंगे डिफॉर्मेशन। अब रिलेटिव डिफॉर्मेशन कब कहते हैं? अगर आप उस चेंज को ओरिजिनल साइज के साथ डिवाइड कर दें तो जो आंसर आ जाएगा वो कहलाएगा रिलेटिव डिफॉर्मेशन। अच्छा, चलें इसको एक एग्जांपल से समझ लें। फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है, इस वक्त इसकी साइज जब ये नॉर्मल पोजीशन पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर फर्ज करो एक टेबल के ऊपर ये नॉर्मल पोजीशन पे पड़ा हुआ है, अब इसकी ओरिजिनल लेंथ समझ लें कि 5 सेंटीमीटर है। आई समझ में? हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा फोर्स लगाकर खींच लेते हैं और ये स्प्रिंग फैलकर यहां तक आ गया। अब इसकी जो फाइनल लेंथ हो गई ना, वो समझ लें हो गई 12 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बताएं, क्या इसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हुई या नहीं हुई? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि जी इसकी डिफॉर्मेशन कितनी है, तो आप क्या करेंगे? देखें इसमें टोटल चेंज कितनी आई है। पहले इसकी साइज कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। अब कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। तो आप देखें, अगर 12 में से 5 निकाल दूं तो 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है जो इसकी लेंथ में चेंज आई है। आई समझ में? लेकिन रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या है? अगर कोई ये सवाल करे कि जी रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या है, तो रिलेटिव डिफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? रेशो लेते हैं। किस किस का रेशो लेते हैं? जो चेंज आई है उसका और जो ओरिजिनल लेंथ थी। मिसाल, चेंज कितनी आई है? 7, ठीक है, और जो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 5। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो आंसर आ जाता है 1.4। तो ये जो 1.4 है ना, ये कहलाएगी रिलेटिव डिफॉर्मेशन। इस रिलेटिव डिफॉर्मेशन को हम फिजिक्स की ज़बान में कहते हैं स्ट्रेन। इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब मैंने आपको बताया कि जो साइज में चेंजिंग आती है ना, वो तीनों चीज़ों के अंदर आ सकती है, एरिया के अंदर भी, लेंथ के अंदर भी, वॉल्यूम के अंदर भी। लेकिन मैट्रिक क्लास में हम जिस चेंज तक महदूद रहेंगे वो सिर्फ लेंथ है। कौन सी है? और जो लेंथ के अंदर स्ट्रेन पैदा होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो एरिया के अंदर तब्दीली आएगी वो अलग चीज़ है, वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आएगी वो अलग है। यहाँ पर हमारा कॉन्सर्न सिर्फ और सिर्फ किससे? जो लेंथ के अंदर स्ट्रेन पैदा होगा उसको क्या नाम देते हैं? एक अलग से नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव डिफॉर्मेशन। ये भी रिलेटिव डिफॉर्मेशन ही है। रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में जो रिलेटिव डिफॉर्मेशन पैदा होती है उसको नाम देते हैं किसका? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। तो उसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि हमारा वास्ता मैट्रिक में इसी के साथ पड़ेगा, इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो करते हैं ये एप्सिलॉन। वैसे इसका नाम, इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे क्या? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही पढ़ेंगे। इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ,
कोई भी चेंज हो उसको हम डेल्टा से शो करते हैं। तो चेंज इन लेंथ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ यानी एल। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड की। इट हैज नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं होगा? इसलिए यूनिट नहीं होगा कि देखें चेंज इन लेंथ है ना, अगर मैं इसका यूनिट बनाऊं तो क्या बनेगा, मीटर। और ये नीचे वाली लेंथ है, इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर। तो मीटर मीटर को क्या कर लेगा, कैंसल आउट कर लेगा, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो आप इसका रीजन इस तरह से भी लिख सकते हो, इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो कहते हैं डिवीजन को, यानी ये दो एक जैसी क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है, जिसकी वजह से उनके यूनिट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं बन रहा।